नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को, पारिस्थितिकी तंत्र को, जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, कृषि क्या है, कृषि पद्धति क्या होती है, वायुमंडल से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उनको इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। ऊर्जा से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। जल से संबंधित प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो इन सभी को मिक्स करके यहाँ पर ये क्लास बनाई गई है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? यानी कि जो घास का मैदान होता है उस घास के मैदान में कौन सी श्रृंखला नहीं पाई जाती है, यह आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर है कीट, मेंढक, सांप। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने खरगोश, लोमड़ी, शेर। फिर आप लोगों के सामने दे रखा है भैया तीसरे नंबर का ऑप्शन है क्या, प्लावक, मछली, व्हेल या चूहा, सांप, गिद्ध। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो घास का मैदान होता है उसके अंतर्गत जो खाद्य श्रृंखला नहीं है वो है आप लोगों के सामने प्लावक, मछली और व्हेल। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि ये देखा जाए तो ये जो श्रृंखला है ये कहां पर पाई जाती है, तो जल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको पता ही होगा। अब यहां पर प्रश्न आया है खाद्य श्रृंखला को लेकर, यानी कि फूड चेन को लेकर पूछा गया है। तो आपको ये फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए, या फिर हम जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खाद्य श्रृंखला को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसे आहार श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आहार श्रृंखला भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये होती क्या है? तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जब पारितंत्र में सब सजीव एक निश्चित पोषण स्तर द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, जो पोषण स्तर से एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए प्यारे साथियों, तो जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से जुड़कर एक जाल का निर्माण करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक खाद्य जाल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा है इसके अंतर्गत छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक तरीके से भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जो इनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, और जो उपभोक्ता का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम अपघटनकर्ता कहते हैं। तो ये सारी की सारी जब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है तो इसे खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप है बच्चों, उन महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर जो महाद्वीप है इनकी संख्या है 7। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। इनमें जैसे कि नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप है, वहीं देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप है, उसके बाद उत्तर अमेरिका है, उसके बाद देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका है। ठीक, उसके बाद प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और यदि देखा जाए तो अफ्रीका है, अफ्रीका। ठीक, और एक महाद्वीप जो कि जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं या गतिशील महाद्वीप कहते हैं, जो कि है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। ये मैंने आपको बता दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित महासागर कौन सा है? तो उस महासागर का नाम याद रखिएगा, हिंद महासागर। और भारत के जस्ट नीचे यदि देखोगे तो जो महासागर है वह भी महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। दुनिया का एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम पर या हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा महासागर यदि पूछे तो बड़ा महासागर यदि कोई सा है तो वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। महासागर की संख्या कितनी है बच्चों? तो ये याद रखिएगा, महासागर की संख्या जो है वो 5 है। आप लोगों के सामने जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, एक और महासागर आता है जो कि है आर्कटिक महासागर। 4 तो दे रखे हैं, 5वां जो है वो है आर्कटिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? यानी कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? पवन है, सूर्य है, पौधे है, जानवर है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है बच्चों याद रखिएगा वो होता है सूर्य। सूर्य जो कि क्या है? तो सूर्य एक तारा है, और तारे का स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। ये आप लोगों को याद होगा। ठीक, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यदि देखा जाए तो वो क्या है? सूर्य है। चलिए
ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है? तो ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में। तो आप लोगों को बताना है कि ध्वनि ज्यादा से ज्यादा तेज चलती है तो वो किस में चलती है। तो प्यारे बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा तेज चलती है तो कहीं ना कहीं वो चलती है लकड़ी में, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्वात में, पानी में, हवा में यदि हम बात करें तो इनमें धीमे गति से चलती है। जो ध्वनि होती है वो ठोस माध्यम में ज्यादा तेज गति से चलती है, तो लकड़ी एक क्या है, ठोस है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल के तापमान को, यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको बढ़ाने में उत्तरदायी होती है? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रेडान है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये आप लोगों के सामने कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 एक तरीके से वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में क्या है, ये सहायक है। वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा बच्चों, तो वायुमंडल का तापमान बढ़ने से कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और ग्लेशियर यदि पिघलने लगे तो आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं नदियों में पानी बढ़ जाएगा, और नदियों में पानी बढ़ जाएगा तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चांगपा जनजाति पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो चांगपा जनजाति है ये कहां पर पाई जाती है? तो लद्दाख में पाई जाती है, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। तो चांगपा जनजाति का जो निवास स्थान है बच्चों वो याद रखिएगा लद्दाख में है, और लद्दाख भारत के अधिकतर ऊंचाई वाले क्षेत्र पर स्थित है। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में आता है लेह और लद्दाख के बारे में कि सबसे कम बारिश कहां पर होती है। तो सबसे कम बारिश जो है प्यारे बच्चों वो लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में होती है, कम वर्षा। सर क्यों होती है यहाँ पर कम वर्षा? क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में जो है वो बर्फबारी होती है। क्या होती है? बर्फबारी होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों सी नंबर का, यानी कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पौधे जो है वो मुख्यतः यदि देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक। और यदि देखा जाए तो छोड़ते किसको हैं? तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, या 0.97% ऑक्सीजन से। तो सूर्य के द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक तरीके से प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना चाहिए? यदि रसोई घर जो है, खाना पकाने का जो घर है, यदि हमें वहां पर आग वगैरह लग गई तो हमें किस चीज को अपनाना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा को, अग्निशामक यंत्र को, अग्निरोधक प्रणाली को, या अग्नि रहित यंत्र को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को कहीं ना कहीं सुरक्षा के तौर पर अपनाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, और जिसको नहीं पता है उसे को भी हम लोगों को बताना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ी दिक्कत है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो जैविक पर्यावरण का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऐसा पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता हो बच्चों? जीव पाया जाता हो, तो उस पर्यावरण को हम बोलेंगे जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में उत्पादक का होना भी जरूरी है, उपभोक्ता का होना भी जरूरी है, अपघटक का भी होना जरूरी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 10वें का हो जाएगा डी। अगला है, एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक ताजा जो अंडा होता है शुद्ध पानी में डूब जाता है, बल्कि नमक के विलयन में वो तैरता रहता है। अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम के कारण,
शुद्ध जल का उच्च घनत्व के कारण, नमक के पानी का उच्च घनत्व के कारण, या अंडे पर कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, नमक के पानी का उच्च घनत्व होता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या होता है, तैरता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में गैस बनाई जाती है। जो प्रयोगशाला होती है इसमें गैस जो बनाई जाती है वो कौन सी विधि के द्वारा, KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने पर, पानी के विद्युत अपघटन द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या 2 और 3 दोनों द्वारा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी, यानी कि 2 और तीनों के द्वारा। ठीक, यानी कि 2 और 3 कौन है यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर A और C, यानी कि पहले वाला और एक तरीके से तीसरा वाला, यानी कि पहला वाला और एक तीसरा वाला। यहाँ पर 2 और 3 जो है वो अलग तरीके से लिखा गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला और क्या है, तीसरा है। ठीक, तो पहले और तीसरे के द्वारा कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो क्या बनाई जाती है प्यारे बच्चों, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बनाई जाती है क्या, गैस बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। यदि एक चुंबक की जो छड़ है, ध्यान रखना, ये जैसे चुंबक की छड़ है, इस चुंबक की छड़ को बोला जा रहा है आपसे, चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए। ये जो लंबाई है इसमें कितने टुकड़ों में काट दिया जाए, 4 टुकड़ों में काट दिया जाए, तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी, 2, 4, 8, 6। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 8। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणी होती है, सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो धातु है उसके अमलगम में जो दूसरा तत्व होता है बच्चों क्या होता है, कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। तो 15वें का सही उत्तर हो जाएगा डी। पारा जो है वो क्या है, तो पारा एक ऐसी धातु होती है जो कहीं ना कहीं कमरे के ताप पर भी कैसी अवस्था में पाई जाती है, तो कमरे ताप पर यदि देखा जाए तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु यदि कोई सी है तो वो है प्यारे बच्चों पारा। चलिए, यदि किसी विलयन का पीएच 2 है तो यह क्या है। देखिए, पीएच का मतलब होता है किसी भी चीज का अम्लता या क्षारीयता का होना। तो अम्लता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए आपको पता है पीएच पैमाना होता है, जिसमें 1 से लेके 14 तक के अंक निर्देशित होते हैं, जिसमें 1 से 7 तक के अंक अम्ल को दर्शाते हैं और 7 से 14 तक के अंक क्षार को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर यदि पीएच मान किसी का 2 है तो वह क्या होगा, तो अम्ल तो होगा ही होगा, अब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अम्ल कैसा होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि वो प्रबल अम्ल होगा बच्चों। ठीक, क्या होगा, प्रबल अम्ल। 10% का नियम दिया गया था, यानी कि 10% का नियम क्या है आपको पता होना चाहिए। कौन सा नियम, 10% का नियम। अब 10% का जो नियम है ये किसने दिया ये तो बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले ये होता क्या है, तो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का हमेशा 90% इस्तेमाल जो होता है वो जो भी बॉडी होती है वो अपने स्वयं के लिए उपयोग कर ली जाती है। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का लगभग 90% स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी बचा हुआ 10% जो है वो अगले पीढ़ी में या अगले स्थान पर उसको स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो नियम दिया गया था प्यारे बच्चों, ये लिंडमान नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। ये जो EIA है ये अमेरिका में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1967, 1969, 1971 या 1973। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1969, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि जीके के तौर पर आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि 1969 में ही एक साथ भारत में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए, इनमें से कौन अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। जो अम्ल वर्षा होती है इसमें कौन उपस्थित होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, CH2COOH होता है, या फिर D, A व B दोनों होता है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा A व B दोनों, यानी कि 1 और 2। यानी कि प्यारे साथियों इसमें HNO3 भी होता है और H2SO4 भी शामिल होता है। चलिए,
निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? ओजोन परत के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है बच्चों? तो ध्यान रखना ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो 800 DU, 400 DU, 200 DU या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 200 DU, जो कि याद रखना है आप लोगों को। 20वें का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, यानी कि एक तरीके से वायुमंडल का क्या है, कहीं ना कहीं गर्म हो जाना, इसके बारे में पहचान किसने की थी? जिन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जिन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जिन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा सबसे पहले पहचाना गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। मतलब कौन सी गैस ऐसी है जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्तियां गिरने लगती है और आकार में छोटा होने का कारण बताया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 22वें का, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसे तेज गति से हवा कहीं ना कहीं इस तरह से होती है, समताप मंडल में बनता है। लेकिन ये मंडल कौन सा? समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत होती है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समतापी मंडल बादल, ध्रुवीय बवंडर, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जिस नाम से जाना जाता है बच्चों, वो कहा जाता है ध्रुवीय बवंडर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यानी कि जो हरित गृह प्रभाव है इसके द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रिएक्शन होता है या रेडिएशन होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा जो रेडिएशन होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? जो समुद्र है, इस समुद्र के अंतर्गत जो जल होता है बच्चों, आप सभी को पता है समुद्र के अंदर जो जल होता है वो लवण युक्त होता है। कैसा युक्त होता है? ये लवण युक्त होता है। लेकिन इसमें से मात्र यदि देखा जाए तो कितना प्रतिशत पीने योग्य होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 0.65%। 25वें का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य का मतलब जो एक तरीके से पृथ्वी पर क्या हो जाए भैया, समाप्त हो जाए। तो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, सीसा है या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे जो पदार्थ है प्यारे बच्चों, ये जैव अपघट्य नहीं बल्कि ये क्या है, अजैव है, यानी कि इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 26वें का उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि एक तरीके से ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो सबसे अच्छा वस्त्र होता है वह कौन सा? सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर, रेयान। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए जो सबसे अच्छा वस्त्र होता है वो होता है सूती वस्त्र। और कहीं ना कहीं यदि आपने देखा होगा जो शीत ऋतु होती है, उस शीत ऋतु के लिए जो अच्छा वस्त्र माना जाता है, यानी कि शरीर को गर्म रखने के लिए जो पहना जाता है, वो कौन सा वस्त्र होता है? ऊनी वस्त्र होता है। पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या फिर इन सभी का? तो पर्यावरण अधिगम का भी है, मतलब सीखने का भी है, औषधि का भी है और ऊर्जा का भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है, यानी कि मनुष्य जब सांस लेता है तो उसके द्वारा कौन सी गैस को कहीं ना कहीं अंदर की तरफ लेता है? ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को? तो मनुष्य के द्वारा जब सांस ली जाती है तो उसके द्वारा जो ली जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, बहुत सारी दिशा में होता है, चक्रीय होता है, चक्रण चलता है या फिर उभयदिशीय होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारितंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत वनस्पति है, सूर्य का प्रकाश है, परमाणु ऊर्जा है या भोजन है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है बच्चों ध्यान रखिएगा वो है क्या? सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ने से चीनी,
अभ्रक विद्युत उपकरण या फिर कपास सूती वस्त्र। तो मतलब एक तरीके से युग्म पहचानना ऐसा है कि क्या गन्ने से चीनी बनाई जाती है? बिल्कुल हाँ बनाई जाती है। कपास से सूती वस्त्र? हाँ बनाई जाती है। अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। लेकिन जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जूट से कहीं ना कहीं अलग ही प्रकार के वस्त्र बनते हैं या उनसे रस्सी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक आप लोगों ने देखा होगा, जो बिजली के खंभे होते हैं, इन खंभों के ऊपर आपने इस प्रकार से देखा होगा बच्चों, इस प्रकार से तार निकले होते हैं ये, ठीक। तो बिजली के खंभे से यहां से तार निकले होते हैं, तो यहां पर इस टाइप से एक बीच में ये एक ऐसा उपकरण लगा होता है। उपकरण का मतलब इस चीनी की प्लेट लगी होती है, वो होती है गिर्री, जो कि अभ्रक की बनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? मतलब एक तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 33वें का, याद रखिएगा, वो हो जाएगा नीली हरी शैवाल। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए और जो जीवाणु है उनका नाम याद रखिएगा, राइजोबियम। कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम भी नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। ये आप लोगों को बता चुका हूं कि ऊर्जा हमेशा अपने अगले पीढ़ी में कितनी पहुंचती है बच्चों? 10% पहुंचती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नियम किसने दिया था? तो लिंडमान नाम के व्यक्ति ने दिया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो लगभग कितनी मात्रा में है? तो 20.95%, 78.09, 21 या 0.03। तो नाइट्रोजन गैस की यदि हम बात करें तो 78.09% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये होता है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल या सभी। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? मतलब जो ग्रीन हाउस को प्रभावित नहीं करती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेथेन, ठीक। तो कहीं ना कहीं 38 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या मेथेन? नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नंबर 40, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणें से रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता भी है और रिवीजन के तौर पर आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का एक घटक भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो प्यारे बच्चों एक तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो वो हो जाएगा धर्म। तो मानव पर्यावरण का घटक जो नहीं है वो है धर्म। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओजोन स्तर, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। चलो बच्चों अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। महासागर में जो जल की वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिसकी वजह से महासागरों में किसकी बढ़ोतरी होती है? जल स्तर की बढ़ोतरी होती है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 44, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40%, 21%। तो ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसलिए बच्चों याद रखिएगा 21% आपका सही उत्तर होगा। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो परम तापक्रम पैमाना सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि परम तापक्रम पैमाना जो है वो है बच्चों क्या? केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्रिया किसमें होती है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ये सभी हरे पौधों द्वारा होता है, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वही प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। महासागर द्वारा पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया जो है, आप लोगों को बताना है। महासागर द्वारा पृथ्वी
पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया है, जो लगभग 3/4 है, 1/2 है, 1/4 है या 2/3 है। तो लगभग पृथ्वी या महासागर द्वारा पृथ्वी के कितने भाग को घेरा गया है? 2.3% भाग को। ऑप्शन नंबर 4 है 2/3। यानी कि पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी का जो 100% है, इस 100% में लगभग आप लोगों को पता ही होगा 71% भूभाग पर क्या है बच्चों? जल है। और वो जल किसके रूप में है? तो याद रखिएगा महासागर के रूप में है। और इसको भिन्न के रूप में पूछा गया है, तो भिन्न के रूप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर यानी कि जो कहीं ना कहीं अन्य जीवों के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं या उनसे अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या ओमनीवोर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैवेंजर। ठीक, क्या हो जाएगा? स्कैवेंजर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा तालाब। ठीक, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 कि पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का प्रदूषण कम करना है, ठीक, या वन क्षेत्र में वृद्धि करना है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है या भूजल को ह्रास करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने ए, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में जो सही गतिविधि है वो क्या है? प्रदूषण कम करना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। एक गैर जलवायु कारक है, एक गैर जलवायु जो कारक है वो आपको बताना है क्या है? दबाव है, नमी है, भूमि अवक्रमण है, आर्द्रता है। तो एक तरीके से बच्चों यदि देखा जाए एक गैर जलवायु जो जलवायु से जुड़ा हुआ नहीं है, तो दबाव, नमी, आर्द्रता ये सब जलवायु कारक है, लेकिन भूमि का अवक्रमण जो है वो जलवायु कारक नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? आयतन के अनुसार, भार के अनुसार, घनत्व के अनुसार, वेग के अनुसार। तो प्यारे बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयतन। तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में 79% तो क्या है? नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 55 ठहरे हुए पानी से रोग हो सकता है? मलेरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, निमोनिया। तो प्यारे बच्चों ठहरे हुए पानी से जो रोग हो सकता है वह रोग है मलेरिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है डीडीटी क्या है? तो डीडीटी यदि देखा जाए तो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटकी प्रदूषक है, अपघटनीय उर्वरक है या डाइफ्लोरो टाइटेनिस है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनअपघटकी प्रदूषक। इसका प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसको कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये अपघटन करता नहीं है, ये अपघटनी नहीं है, इसलिए एक तरीके से ये क्या है? कीटों का नाश करने वाला एक तरीके से अनअपघटनीय प्रदूषक है ये। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? यानी कि हम फसलों का यदि बदलाव करते रहते हैं और फसलें अलग अलग बोते हैं, जैसे एक साल हमने एक खेत में गेहूं बो दिया, अगले साल यहां पर चना बो दिया, फिर अगले साल यहां पर मसूर बो दी। इस प्रकार से हमने फसलों को बदल बदल कर बोया, तो एक तरीके से कौन से तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। मखाना की खेती हुई अग्रणी जिला है, यानी कि मखाना की खेती के लिए जो अग्रणी जिला है वह कौन सा है? समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, सुपौल है। तो मखाना की खेती के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है बच्चों वो याद रखिएगा मधुबनी है। प्रश्न नंबर 58 बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया जिला, पटना जिला, मुजफ्फरपुर या जहानाबाद। तो यहाँ पर लीची के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है ये याद रखिएगा वो है मुजफ्फरपुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों
निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल के बारे में आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। क्या होती है खरीफ की फसल? तो खरीफ की फसल वह होती है जिसे मुख्यतः कौन सी ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक, यानी कि जिसे कहीं ना कहीं खरीफ की फसल को शीत ऋतु में नहीं बच्चों, खरीफ की फसल को कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और वर्षा ऋतु में भी जून जुलाई के समय में बोया जाता है। जून जुलाई के टाइम पे इसको बोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। तो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल जो है वो नहीं है गेहूं, बाकी चावल भी है, गन्ना भी है और मक्का भी है। नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो यहाँ पर नीली क्रांति का जो संबंध है वो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अत्यधिक चारण का परिणाम है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम जो है वो आप लोगों को बताना है बच्चों। मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। तो अत्यधिक चारण का जो परिणाम है वो है मृदा का अपरदन। ज्यादा से ज्यादा पशुओं के द्वारा यदि चराया जाएगा किसी भूमि पर, तो वहां पर पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? नुकसान होगा। डीडीटी क्या है ये आप लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है। खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, एंटीबायोटिक है या अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? या तो आपके सामने अनअपघटनीय प्रदूषक आ जाए या अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक आ जाए, तो दोनों एक ही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, कुर्कुमिन येलो, फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटूर कृषि, भूमि अपरदन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटूर कृषि, भूमि अपरदन। क्योंकि एक तरीके से जो कंटूर कृषि होती है ये भूमि का अपरदन नहीं करती है। इस कंटूर कृषि को और क्या कहते हैं बच्चों? तो कंटूर कृषि को कहते हैं समोच्च कृषि, समोच्च कृषि कहते हैं। या फिर समोच्च कृषि के अलावा और क्या कहते हैं इसको? तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं बच्चों सीढ़ीदार कृषि। यानी कि एक तरीके से जिस स्थान पर पानी को रोका नहीं जा सकता वहां पर सीढ़ी टाइप से आकृति बनाकर वहां पर खेती की जाती है। और इस प्रकार की खेती जो है वो पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा होती है। जो पहाड़ी इलाका जो होता है, मुख्य रूप से पहाड़ी इलाके में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 65, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। यहाँ पर बात हो रही है रासायनिक उर्वरक की, जो एक तरीके से रासायनिक चीजों से मिलाकर नहीं बनाता है, तो वो है कंपोस्ट। और यह कंपोस्ट एक तरीके से इसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो खाद निर्मित होता है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा केचुए से होता है। और केचुआ जो है आप लोगों को पता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। सब किसानों का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मृदा को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम केचुआ ही करता है। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? मूंगफली, चना, मूंगफली, कपास। तो रबी की फसल जो है बच्चों ध्यान रखिएगा वो है चना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 65 के बाद 66, पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीसी कल्चर का जो संबंध है बच्चों वो याद रखिए, 66 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 66 का बी हो जाएगा मछली पालन। बल्कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। यह जो क्लास है प्यारे बच्चों, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसकी एक मूल्यांकन क्लास है, एक आंकलन क्लास है, रिवीजन क्लास है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है, या बंजर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। झूम खेती होती है। तो झूम खेती आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है, केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो झूम खेती जो होती है प्यारे बच्चों वो उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है मेघालय। झूम कृषि के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक, वहीं यदि देखा जाए स्थानांतरित कृषि के अलावा इसको कर्तन व दहन प्रणाली भी कहा जाता है, कर्तन व दहन प्रणाली भी। ठीक, वहीं आदिवासी कालीन खेती भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से, शिल्क से, फूल से, उर्वरक से।
तो जैसे ही कोई व्यक्ति सिल्वी देखेगा तो उसका 100% उत्तर होगा सिल्क से, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान या दिमाग लगाना है बच्चों। सिल्वी कल्चर का संबंध है वन एवं वन उत्पाद से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 69 के बाद आप लोगों के सामने बच्चों वो है 70। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टिस से। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है बच्चों याद रखिएगा वो किया जाता है जेट्रोफा से। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केचवा को, मधुमक्खी को, तितली को। तो आप सभी को पता है हमने यहाँ प्रश्न जो है इतने नॉर्मल क्यों रखे हैं? वैसे नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप सभी बच्चे जानते हैं हम वर्ग यानी कि लेवल फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लेवल अपने को नहीं लेना है। चलिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो कृषि को प्रभावित करने वाला एक जो तत्व है वह तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वृष्टि, और वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 73। हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद का मतलब होता है बच्चों लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। क्वेश्चन नंबर 75, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी क्या विशेषता है? तो उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है कि जो कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी विशेषता जो होती है उसमें क्या है अधिक से अधिक मात्रा में लवण होता है, यानी कि लवण की सांद्रता अधिक होती है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस है, केला है, गन्ना है, सरसों है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों द्विबीजपत्री पौधे के बारे में पूछा जा रहा है। तो द्विबीजपत्री पौधा जो है जिसमें 2 बीज पाए जाते हैं वो है सरसों। बीटी कपास है, एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। तो बीटी कपास जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सरसों। आप लोगों ने सुना होगा सरसों का साग जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसकी सब्जी बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 78, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसे खेतों की मृदा केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, या अन्य फसलों के लिए भी उपयोग में आ जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी यानी कि बंजर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो जो बीज नहीं है बच्चों वो है साबूदाना। साबूदाना जो है आप लोगों को पता है जो साइकस वगैरह है इनके कहीं ना कहीं जड़ तने से इनको प्राप्त किया जाता है। ये साबूदाना एक बीज नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी क्या मतलब होता है? जहां पर एक तरीके से कहवा, ठीक, या फिर हम देखें चाय, या जो फल फूल वाली जो फसल होती है उनको उगाया जाए, या कहीं ना कहीं सब्जी वाली फसलों को उगाया जाए। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो होती है बागवानी। तो इस प्रकार के लिए जो उर्वरक चाहिए होता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 83। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी द्वारा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लावा के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है बच्चों वो है आप लोगों के सामने काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बुलई, चिकनी,
बारीक बालू। तो जिस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है बच्चों, वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर हो जाएगा बलुई मिट्टी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर वी कुरियन को, डॉक्टर एम.ओ.पी. अयंगर को। तो हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 86। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आप लोगों को बताना है भैया कि रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल में ऑप्शन दे रखा है धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का, धान, चना, गेहूं। तो रबी की फसलें जो है वो है आप लोगों के सामने 86 का डी, चना और गेहूं। एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कृषि वैज्ञानिक थे। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी एक बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपर लीफ, जेट्रोपा, कैंडल नट ट्री या सर्पगंधा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जेट्रोफा, जिसे रतन ज्योत कहते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो इसे जिस नाम से जाना जाता है बच्चों याद रखिएगा वो है तुलसी। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो स्थानांतरित खेती करने का जो प्रावधान है बच्चों वो याद रखेगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। मतलब दक्षिण भारत में जो ज्यादा से ज्यादा कृषि होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है? केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना में, विदर्भ में। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र पाया जाता है बच्चों याद रखिएगा वो तमिलनाडु तट में। तो 491 का हो जाएगा बी। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है, सरसों की है, चना की है, मूंगफली की है। तो पूसा बोल्ड जो प्रजाति है बच्चों याद रखिएगा वो है सरसों की प्रजाति, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मतलब जो तेल जिससे प्राप्त किया जाता है वह फसल कौन सी है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सूर्यमुखी। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो जो नगदी फसल में शामिल नहीं है वो है गेहूं, क्योंकि गेहूं जो है एक कैसी फसल है? ये खाद्यान्न फसल है बच्चों। ठीक, चलिए 95 के बाद है 96। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है भिंडी, गाजर, मूली, मटर। तो ये आप लोगों को बताना है बच्चों कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं इस प्रश्न को, जो कि आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। कहां पर जूट उद्योग ज्यादातर है? केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो वह राज्य हो जाएगा जिसे शक्कर का प्याला कहते हैं उत्तर प्रदेश। 97 का डी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो कपास उत्पादक राज्य बताना है आप लोगों को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो राज्य है बच्चों वो है गुजरात। कौन सा जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सोयाबीन का ज्यादातर उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का पर्यावरण अध्ययन के इस मिक्स टॉपिक की क्लास का जो बेहतरीन और शानदार प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराग घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? पटसन, चाय, गन्ना, कपास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चाय। बराग घाटी कौन से क्षेत्र में पड़ती है बच्चों? तो ये याद रखिएगा, ये असम वाले क्षेत्र में पड़ती है। असम में चाय का उत्पादन होता है।
बल्कि कर्नाटक के राज्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है बच्चों, तो यहाँ पर कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो मिक्स टॉपिक की क्लास थी उसके बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।